हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे चैनल होम साइंटिस्ट क्रिएटर पर स्वागत है। तो आप लोगों को हैप्पी दीपावली। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो इस दीपावली आप लोगों का बहुत सारा अच्छा हो और आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। आप लोग बहुत अच्छे नंबर के साथ पास हों, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। तो हम लोगों ने इस क्लास का एक पार्ट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने इस लेसन के कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करी थी, जो इस लेसन के लिए बहुत ही अच्छी थी। और इस लेसन को समझने के लिए पहले हम लोगों को उन शब्दावलियों को समझना बहुत ज़रूरी था। तो आज हम लोग इस लेसन का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें पूरे टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा क्या होता है, उसके बाद देखेंगे खाद्य गुणवत्ता क्या होता है। तो पहले देखते हैं खाद्य सुरक्षा होता क्या है। खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं। तो खाद्य सुरक्षा क्या होता है। खाद्य सुरक्षा प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाता है कि खाद्य पदार्थ उपभोग के लिए सुरक्षित हैं, अर्थात वह उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो खाद्य सुरक्षा क्या होता है। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य यह है कि जो भी खाद्य पदार्थ हम लोग क्या करेंगे, खा रहे हैं, जो भी खाद्य पदार्थ उपभोक्ता उपभोग करेंगे, वो उपभोक्ता के स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही सुरक्षित है। और वो उस उपभोक्ता को वो खाद्य पदार्थ खाने के बाद उस खाद्य पदार्थ से कोई भी नुकसान नहीं होगा, उसकी सेहत पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो भी भोज्य पदार्थ वो खा रहा है, उसकी स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या है, वो सुरक्षित है और उसकी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। तो खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य ये होता है कि जो भी खाद्य पदार्थ हम खा रहे हैं, उपभोक्ता उपभोग कर रहा है, वो उसकी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छा और सुरक्षित है और उसकी सेहत को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये हो गया खाद्य सुरक्षा। अगला देखते हैं कि खाद्य गुणवत्ता क्या होता है। खाद्य गुणवत्ता खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का निर्धारण करते समय उसके सकारात्मक गुणों, हर एक चीज़ के दो गुण होते हैं, एक सकारात्मक होते हैं और नकारात्मक होते हैं। हर एक चीज़ की दो क्वालिटी होती है। हमेशा हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ ही नहीं हो सकती, बुराइयाँ भी होती है। वैसे भी भोज्य पदार्थ में अगर कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो कुछ बुरे रासायनिक तत्व भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो खाद्य गुणवत्ता में कुछ सकारात्मक गुण होते हैं, जैसे कि उसका रंग, सुगंध, बनावट। ये क्या होते हैं, खाद्य किसी भी भोज्य पदार्थ के गुण होते हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इसके अलावा उसके कुछ नकारात्मक गुण भी होते हैं, जैसे कि सड़ना, संदूषण, अपमिश्रण। खाद्य सुरक्षा खतरे का आकलन किया जाता है। तो खाद्य जो भी भोज्य पदार्थ है, जो भी फूड हम खाने जा रहे हैं या खाएंगे, उसकी गुणवत्ता का आकलन करने के बाद ही हम उसका क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। तो उपभोक्ता क्या करता है, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के आधार पर उस पदार्थ का उपभोग करता है। तो उस पदार्थ के कुछ सकारात्मक गुण होते हैं और कुछ नकारात्मक गुण होते हैं। सकारात्मक गुण उस भोज्य पदार्थ के रंग, सुगंध और बनावट को प्रदर्शित करते हैं, और जो नकारात्मक गुण होते हैं वो क्या करते हैं, जब उसी भोज्य पदार्थ को ज़्यादा दिनों तक क्या है, स्टोरेज करके रखा जाता है, तो उसमें क्या, वो सकारात्मक गुण धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके नकारात्मक गुण बढ़ने लगते हैं। तो नकारात्मक गुणों के कारण उस भोज्य पदार्थ में सड़न, संदूषण का मतलब होता है कंटामिनेशन होता है, बाहरी विषाक्त पदार्थों का उसमें मिलना। अपमिश्रण का मतलब होता है कि अपमिश्रण का मतलब भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता पूर्ण पदार्थों का कुछ मात्रा में निकाल लिया जाना और उसमें कुछ अगुणवत्ता युक्त निम्न क्वालिटी के भोज्य पदार्थों का मिला दिया जाना, ये होता है अपमिश्रण। और खाद्य सुरक्षा खतरे का आकलन किया जाता है। इन दोनों गुणों के आधार पर किसी भी भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता की खाद्य सुरक्षा का आकलन किया जाता है। तो आप लोगों को खाद्य सुरक्षा और खाद्य गुणवत्ता समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा और खाद्य गुणवत्ता का महत्व क्या है, इसका हमारे भोजन और स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या महत्व है। तो गाइस देखते हैं कि खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा का क्या महत्व। देखते हैं कि खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा का हमारे भोज्य पदार्थों में क्या महत्व है, और हम ऐसे भोज्य पदार्थों का जब उपभोग करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से कितने उचित हैं। तो पहला है, जीवन शैली और खान पान की आदतों की तीव्रता से परिवर्तित होने के कारण आज बड़े पैमाने में लोग घरों के बाहर खाने के लिए जाने लगे हैं। तो आज क्या है, खाद्य गुणवत्ता और खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के साथ साथ हम लोगों का जीवन शैली भी बदल गई है। तो पहले हम लोगों की जीवन शैली दूसरी थी, आज क्या है, परिवर्तित युग के साथ व्यक्तियों की जीवन शैली बदल गई है। वो घर में खाने की अपेक्षा, घर में भोजन करने की अपेक्षा बाहर खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसके साथ क्या है, जो भी खाना हम बाहर खा रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित होना चाहिए और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, तभी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाएगा और हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बना के रखेगा। अगला है, संसाधित और डिब्बाबंद किए गए खाद्य पदार्थ बहुत से हैं। इन खाद्य पदार्थों की सुरक्षा महत्व रखती है। ऐसे बहुत से प्रोसेस्ड फूड होते हैं और कैनिंग फूड होते हैं जो मार्केट में उपलब्ध होते हैं, जिनको क्या करता है, उपभोक्ता उपभोग करता है। विक्रय करने के बाद उपभोक्ता उपभोग करता है। तो ऐसे खाद्य पदार्थों का क्या है, खाद्य पदार्थों का सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर वो भोज्य पदार्थ गुणवत्तापूर्ण नहीं है और पूर्णतः सुरक्षित नहीं है, तो वो भोज्य पदार्थ एक उपभोक्ता की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसे क्या कर सकते हैं, विभिन्न रोगों का शिकार भी बना सकते हैं। तो ऐसे भोज्य पदार्थ जो
पहले से डिब्बाबंद होते हैं, संसाधित होते हैं, उन्हें लेने से पहले, उपभोग करने से पहले क्या होता है, उसकी गुणवत्ता, उसकी सुरक्षा को चेक कर लेना चाहिए। अगला है वायुमंडल। वायुमंडल मृदा और जल के प्रदूषण तथा कीटनाशकों के उपयोग से कृषि उत्पादों में इनके संदूषण का अंश आ जाता है। इसके अलावा मिलाए जाने वाले पदार्थों जैसे, इसको पहले देख लेते हैं कि वायुमंडल, मृदा और जल के प्रदूषण तथा कीटनाशकों के उपयोग से कृषि उत्पादों में इनके संदूषण का अंश आ जाता है। जो भी भोज्य पदार्थ मिट्टी में उगाया जाता है, जो भी फसल मिट्टी में किसानों के द्वारा उगाई जाती है, उसको उगाने के लिए, उसको उसकी पैदावार को अच्छा करने के लिए जो भी क्या होते हैं, रसायन, यूरिया, जो भी खाद, जो भी केमिकल वाली चीज़ें, खाद, वो फसल को अच्छा बनाने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसमें प्रयोग करी जाती है, उसमें कुछ उससे क्या होते हैं, वो फसल को तो अच्छा बना देते हैं, लेकिन उसमें कुछ इतने विषाक्त तत्व होते हैं, उन विषाक्त तत्वों का अंश क्या होता है, उस फसल में आ जाता है। तो जो भी फसल उसमें बोई जाती है, उस क्या होता है, उस भोज्य पदार्थ में, उस फसल में क्या, जो रासायनिक चीज़ें उसमें डाली जाती हैं, उसकी उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उसके कुछ अंश क्या होते हैं, उस भोज्य पदार्थ उस अनाज में आ जाते हैं। और जब उस अनाज को व्यक्तियों के द्वारा, उपभोक्ताओं के द्वारा क्या होता है, ग्रहण किया जाता है, उसको बना के क्या होता है, ग्रहण किया जाता है, तो वो भोज्य पदार्थ के साथ व्यक्तियों के, उपभोक्ताओं के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कीटनाशकों के उपयोग से कृषि उत्पादों में इनके संदूषण अंश आ जाते हैं, क्योंकि फसल को अच्छा करने के लिए उसमें बहुत सारे कीटनाशक प्रयोग किए जाते हैं, बहुत सारे रासायनिक खादों का यूज किया जाता है। तो वो जब कीटनाशकों को मार सकती हैं, तो उसके कुछ अंश जब उस अनाज में आ जाएंगे, उस अनाज को पका के जिस भी माध्यम से उपभोक्ता ग्रहण करेगा, तो वो विषाक्त कीटाणुनाशक जो भी रसायन यूज किए गए, वो उपभोक्ता के शरीर में जाएंगे और उसे नुकसान पहुँचाएंगे। अन्य पदार्थ जैसे इसके अलावा मिलाए जाने वाले पदार्थों जैसे परिरक्षक, रंजक, सुगंध कारक और अन्य पदार्थ जैसे स्थायी कारक के कारण खाद्यों के विभिन्न अवयवों, पोषक संतुष्टों का विश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा भोज्य पदार्थों को काफ़ी समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें परिरक्षक का इस्तेमाल किया जाता है, रंजक मिलाए जाते हैं उसको कलर प्रदान करने के लिए, सुगंध कारक मिलाए जाते हैं, उसमें क्या होता है, एक अच्छा फ्लेवर और उसमें एक अच्छे सुगंध को डालने के लिए, उसकी सुगंध को बढ़ाने के लिए ये सारे क्या होते हैं, परिरक्षक और रसायन मिलाए जाते हैं, जिससे जो क्या करते हैं, भोजन स्थायी रूप से क्या अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। और वो जब भोजन क्या होता है, जब व्यक्तियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, तभी उपभोक्ता के शरीर में वो उपभोग के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं। अगला है, देश में खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के साथ उपभोक्ता को सुरक्षित रखना तथा दूसरे उपभोक्ता उत्पादन को सुरक्षित रखना तथा दूसरे देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी खाद्य मानकों और नियंत्रणकारी प्रणालियों की आवश्यकता है। देश में खाद्यान्न को सुरक्षित रखने, जो भी खाद्य पदार्थ देश में बनाए जा रहे हैं, उनका प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसकी सुरक्षा और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाए रखने के लिए तथा अपने देश में उसका उत्पादन करने के लिए और उसे विक्रय करने के साथ साथ दूसरे देश में भी उसको विक्रय करने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उसकी गुणवत्ता और उसकी सुरक्षा को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो भोज्य पदार्थ, जो भी फूड बनाया जा रहा है, अगर वो गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा, सुरक्षित ही नहीं होगा व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो वो जब अपने देश में ही नहीं आगे बढ़ पाएगा, प्रोसेस हो पाएगा, उसे कोई व्यक्ति नहीं उपभोग करेगा, तो दूसरे देशों में उसे कैसे बेचा जा सकता है, कैसे भेजा जा सकता है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जो भी भोज्य पदार्थ, जो भी बन रहा है, खाद्य पदार्थ बनाया जा रहा है कंपनी के द्वारा, वो सुरक्षित हो और गुणवत्तापूर्ण हो, क्वालिटी युक्त हो, तभी वो उपभोक्ताओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है और तभी उसकी मांग बढ़ती है। तो इसके लिए क्या है, गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए प्रस्तावित मानक बनाए रखें और अपने उत्पादों का नियमित रूप से परीक्षण करते हैं। और भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता और सुरक्षा को परखने के लिए, जांचने के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं, जिससे क्या होता है, उन भोज्य पदार्थों का समय समय पे परीक्षण और निरीक्षण किया जाता है, जिससे देखा जाता है कि जो भी भोज्य पदार्थ बन रहा है, वो व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है या नहीं है, उसमें जो भी पोषक तत्व, जो भी गुणवत्ता होनी चाहिए, वो उपलब्ध है या नहीं। अगर वो इन मानकों के द्वारा क्या जाता है, समय समय पे उन भोज्य पदार्थों का परीक्षण किया जाता है और उनकी गुणवत्ता और उनकी सुरक्षा को चेक किया जाता है, जिससे वो उपभोक्ताओं की सेहत और स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे बने रहते हैं और जिससे उपभोक्ता आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। तो आप लोगों को खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता और सुरक्षा का महत्व समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि खाद्य पदार्थों को कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो क्या उसमें मिलके उसको संदूषित करते हैं। तो इसमें क्या होता है, और खाद्य सुरक्षा की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा को कम करते हैं। तो ऐसे 3 तत्व हैं जो भोजन में मिलके क्या करते हैं, उसकी सुरक्षा और उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। वो होते हैं जैविक तत्व होते हैं, भौतिक तत्व होते हैं और रासायनिक तत्व होते हैं। इन तीनों तत्वों को हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से जैविक, भौतिक और रासायनिक तत्व हैं जो भोजन में मिलकर उसकी सुरक्षा और उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। तो आइए देखते हैं, चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं।
तो खाद्य पदार्थों में भौतिक संकट, ऐसे खाद्य पदार्थों में ऐसे तत्व मिल जाएं जो बाहरी रूप से, भौतिक का मतलब होता है कि जो हमारे वातावरण में उपलब्ध होते हैं, जिन्हें हम मूर्त रूप से देख सकते हैं, जो हमारी दृष्टि में क्या कर सकते हैं, जिन्हें हम अपनी दृष्टि से देख सकते हैं, ऐसे पदार्थ भोजन में आकर मिल जाते हैं तो उन्हें भौतिक पदार्थ संकट कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो हमारे वातावरण में उपलब्ध रहते हैं और वो बाहरी रूप से आके हमारे भोजन में मिलते हैं, ऐसे पदार्थों का भोजन में आकर मिल जाना भौतिक संकट कहलाता है। तो खाद्य पदार्थों के भौतिक संकट के अंतर्गत आएगा जैसे कि बीड़ी और सिगरेट का भोजन में मिल जाना, उसके कुछ तत्वों का भोजन में मिल जाना, जैसे बाल का भोजन में मिल जाना, और पत्थर का भोजन में खाद्य पदार्थों में मिला होना, तना और बीज का खाद्य पदार्थ या अनाजों में मिला होना, हड्डियों के टुकड़े और पंख का अनाज या खाद्य पदार्थ में मिला होना, आभूषण का, और कील, नट और बोल्ट का, रेशेदार जूट का, बटन का, ये ऐसे बाहरी वातावरण में उपस्थित तत्व होते हैं जो हमारे भोज्य पदार्थ में मिलके उसकी सुरक्षा और उसकी गुणवत्ता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये तत्व सब बाहरी वातावरण में उपलब्ध रहते हैं, जो हमारी क्या होते हैं, हमारी असुरक्षित क्या होता है, हमारी असुरक्षित दृष्टि और हमारे भोजन में आके मिल जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो इन क्या होते हैं, भौतिक तत्वों के कुछ अंश आके हमारे भोजन में मिल जाते हैं और हमारे भोजन को क्या कर देते हैं, संदूषित कर देते हैं, जो उपभोक्ता की सेहत की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसे मिले हुए भौतिक पदार्थों के संकट से बने हुए भोजन को अगर कोई उपभोक्ता ग्रहण करता है तो उसकी स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, ये हानिकारक होता है। तो अगला देखते हैं कि कौन सा है। भौतिक हम लोगों ने समझ लिया, अगला देखते हैं कौन सा, खाद्य पदार्थों में आदृश्य रासायनिक संकट, ऐसे खाद्य पदार्थ जो ऐसे रासायनिक तत्व जो खाद्य पदार्थों में आकर मिल जाते हैं और अदृश्य रूप से, जो हमें दृश्य रूप से, ऊपर रूप से, तही रूप से दिखाई नहीं पड़ते, वो रासायनिक भोज्य पदार्थ संकट कहलाते हैं। तो इसमें हो गया कीटनाशक, अगर किसी कीटनाशक हमारे भोजन में, खाद्य पदार्थ में, कच्चे भोज्य पदार्थ में मिला दिया जाए और उसे पका के किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो वो दृश्य रूप से दिखाई नहीं देगा, जबकि जो भौतिक भोज्य पदार्थ होते हैं अगर वो खाद्य पदार्थ में मिला दिए जाते हैं तो उन्हें भौतिक रूप से, दृश्य रूप से हम लोग देख सकते हैं। अगर कोई भी कंकड़ पत्थर हमारे भोजन में आ जाता है, मिल जाता है, तो हम उसे देख सकते हैं और उसे निकाल कर फेंक देते हैं। इसी तरीके से जैसे बाल है और क्या होते हैं, नट बोल्ट कील्स होते हैं। खाद्य पदार्थों के अदृश्य रासायनिक संकट, तो ऐसे खाद्य पदार्थों में ऐसे रसायनों का आकर मिल जाना जो अदृश्य रूप से होते हैं, जो हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते, जैसे खाद्य पदार्थ में किसी कीटनाशक का मिल जाना और पश्च किसी अवशेष का मिल जाना, अस्वीकृत खाद्य मिलावटें और स्वीकृत खाद्य मिलावटों का अधिक मिलावट, रासायनिक मार्जन, इन सभी रासायनिक पदार्थों का भोजन खाद्य पदार्थों में मिल जाना रासायनिक संकट कहलाता है, जो दृश्य रूप से हमें दिखाई नहीं देता है, नग्न आँखों से जिसे हम नहीं देख सकते, जिसे परीक्षण निर्धारित मानक के परीक्षणों के द्वारा ही जांचा और देखा जा सकता है। तो इसके अलावा देखते हैं कौन सा अगला है, खाद्य पदार्थों में दिखाई देने वाले जैविक संकट। तो हम लोगों ने भौतिक संकट देख लिए, रासायनिक संकट देख लिए, इसके साथ हम लोग देखेंगे कि जैविक संकट कौन कौन से हैं जो हमारे भोज्य पदार्थों में मिलके हमारे भोज्य पदार्थ को क्या कर सकते हैं, संदूषित कर सकते हैं। तो खाद्य पदार्थों में जैविक संकट का मतलब होता है कुछ जीवित चीज़ें, जीवित जीव या ऐसे जीव जिसमें जीवन होता है वो हमारे भोजन में उत्पन्न हो जाए या मिल जाए तो उसे जैविक संकट कहा जाता है। तो जिन्हें हम देख भी सकते हैं, जैसे कि मक्खी हो गई, तो मक्खी को क्या हम लोग जीवित जीव हैं जिसके अंदर जीवन होता है, वो जैविक होते हैं। तो मक्खी है, इसे हम लोग देख सकते हैं। कृमि हो गया, घुन हो गया, तिलचट्टा हो गया, कॉकरोच हो गया। तो ऐसे ये जैविक जीव होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ जैविक जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। तो ये ऐसे खाद्य पदार्थों में दिखाई देने वाले जैविक संकट हैं जो अगर हमारे भोज्य पदार्थों में मिल जाते हैं तो हम इन्हें देख सकते हैं और इन्हें भोज्य पदार्थों से अलग भी कर सकते हैं। तो लेकिन कुछ ऐसे सूक्ष्म जैविक संकट होते हैं जो हमारे भोज्य पदार्थों में अगर मिल जाए तो हम इन्हें नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें किसी विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है, जैसे कि जीवाणु। हमारे भोजन में अगर कोई जीवाणु या बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाए तो उसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे खमीर, प्रोटोजोआ, फफूंदी और विषाणु। ऐसे सूक्ष्म जैविक संकट अगर हम भोज्य पदार्थ में मिल जाते हैं, खाद्य पदार्थों में मिल जाते हैं तो उन्हें
दृश्य रूप से नहीं देखा जा सकता है, उन्हें देखने के लिए किसी एक विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है। तो आप लोगों को ये तीनों समझ में आ गए होंगे कि अगर ये तीनों जैविक, भौतिक और रासायनिक हमारे भोज्य पदार्थों में मिल जाते हैं तो वो भोज्य पदार्थों को कैसे ही किस प्रकार से संदूषित करते हैं और कैसे भोज्य पदार्थों संबंधी संकट को उत्पन्न कर सकते हैं। तो आइए अगला देखते हैं कि कौन। अगला है खाद्य विषाक्तता या अविषिता। खाद्य विषाक्तता का मतलब होता है फूड टॉक्सिसिटी। तो इसमें क्या होता है कि खाद्य विषाक्तता एक रोग खाद्य विषाक्तता एक रोग है जो कि रोगजनक बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, विषाक्त पदार्थों या रसायनों में दूषित आहार या पेय पदार्थों के सेवन के कारण होता है। तो खाद्य विषाक्तता क्या है? खाद्य पदार्थों में ऐसे जैविक, रासायनिक, ऐसे रोगजनक बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, विषाक्त पदार्थों या रसायनों में दूषित आहार या पेय पदार्थों के सेवन के कारण होता है। ऐसा भोज्य पदार्थ जिसमें रोगजनक बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी या विषाक्त पदार्थ मिले हुए होते हैं, ऐसे भोज्य पदार्थ या पेय पदार्थों का सेवन करने के पश्चात उत्पन्न होने वाले रोग को खाद्य विषाक्तता जनित रोग कहा जाता है। तो ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें रोगजनक बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी विषाक्त पदार्थों के कारण उसमें विष उत्पन्न हो जाता है। अगर उस विषाक्त भोज्य पदार्थ या पेय पदार्थ को उपभोक्ता के द्वारा उपभोग कर लिया जाता है तो इन विषाक्त भोज्य पदार्थों या पेय पदार्थों के सेवन से उत्पन्न रोग को खाद्य विषाक्तता संबंधी रोग कहा जाता है। तो ऐसे खाद्य विषाक्तता संबंधी रोग से ही संबंधित जैसे स्टेफिलोकोकस ऑरियस ऐसे ही जीवों के उदाहरण है जो भोजन में क्या करते हैं? खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरियस जैसे जीव वायु, धूल, जल में पाए जाते हैं जो 50% व्यक्तियों के नासिका मार्ग, गले, त्वचा तथा बालों में पाए जाते हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरियस ऐसे ही जीव के उदाहरण हैं जो जीव धूल, मिट्टी और जल में पाए जाते हैं और ये हमारे शरीर में 50% व्यक्तियों के शरीर में नासिका मार्ग मतलब नोजल कैविटी और गले, त्वचा और बालों में पाए जाते हैं। अनेक परजीवी भी रोग का कारण बनते हैं। अनेक परजीवी पैरासाइट जो होते हैं वो भी रोग का कारण बनते हैं। इसमें क्या होता है? सुअर के मांस में फीताकृमि द्वारा संक्रमण और सुअर का मांस खाने से मानव में संक्रमण होता है। सुअर के मांस में फीताकृमि नामक परजीवी होता है। अगर जो भी व्यक्ति सुअर का मांस खा रहा है तो उसके शरीर में भी क्या होता है? ये फीताकृमि जो होता है वो प्रवेश कर जाता है और उसे क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, उसकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। तो सुअर का मांस खाने वाले व्यक्तियों के शरीर में फीताकृमि नामक परजीवी का संक्रमण होता है। इसके अलावा नोरोवायरस, रोटावायरस, हेपेटाइटिस ई का लगभग 70% संक्रमण में योगदान होता है। इसके अलावा कुछ अन्य भी वायरस होते हैं जो संक्रमण का कारण बनते हैं जैसे रोटावायरस है, नोरोवायरस है, हेपेटाइटिस ई है। ये लगभग 70% रोगों के संक्रमण का कारण बनते हैं। तो अगला देखते हैं कि कौन सा है। अगला है खाद्य संदूषण, फूड कंटामिनेशन। तो फूड कंटामिनेशन क्या होता है? संसाधन अथवा भंडारण के समय, पहले, बाद में खाद्य पदार्थ में हानिकारक, अखाद्य अथवा आपत्तिजनक बाहरी पदार्थों जैसे रसायन, सूक्ष्मजीव, तनुकारी पदार्थों की उपस्थिति संदूषण कहलाती है। तो खाद्य पदार्थ का भंडारण करते समय या फिर भंडारण करने के बाद या फिर भंडारण करने से पहले खाद्य पदार्थ में क्या होता है? इन तीनों स्टेजेस में अगर कोई भी हानिकारक, आपत्तिजनक बाहरी पदार्थ मिल जाते हैं, वो बाहरी पदार्थ रसायन भी हो सकते हैं, सूक्ष्मजीव भी हो सकते हैं और तनुकारी पदार्थ भी हो सकते हैं। तो अगर खाद्य पदार्थों का भंडारण करते समय, पहले और बाद में कुछ ऐसे रासायनिक, सूक्ष्मजीव, तनुकारी पदार्थ उसमें आके मिल जाते हैं तो उन विषाक्त पदार्थों, जीवों और रसायनों के कारण जब उस भोज्य पदार्थ में संदूषण हो जाता है, वो भोज्य पदार्थ दूषित हो जाता है जिसे खाद्य संदूषण कहा जाता है। तो ऐसे भोज्य पदार्थ को अगर कोई व्यक्ति उपभोग करता है तो खाद्य संदूषण जनित रोग उसे देखने को मिलते हैं। तो अगला देखते हैं कि कौन। तो अभी हम लोगों ने खाद्य संदूषण देखा कि खाद्य भोज्य पदार्थों में क्या होता है? भंडारण करते समय या करने के बाद या भंडारण करने से पहले जो भी रसायन, सूक्ष्मजीव या तनुकारी पदार्थ आकर भोजन को दूषित कर देते हैं तो ऐसा भोज्य पदार्थ क्या कहलाता है? खाद्य संदूषित भोज्य पदार्थ कहलाता है। और उस संदूषित भोज्य पदार्थ के सेवन से उत्पन्न रोगों को खाद्य संदूषण जनित रोग कहा जाता है। अगला है
भारत में खाद्य और मानक नियमन, भारत में खाद्य और मानक नियमन कौन कौन से बनाए गए हैं और कौन से मानक ऐसे तय किए गए हैं जिनके अनुसार उन मानकों के अनुसार जब भोज्य पदार्थ क्या होना चाहिए, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। तो पहला है स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण। तो स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसको इंग्लिश में कहा जाता है और इसे हिंदी में भारतीय मानक ब्यूरो कहा जाता है, का इस BIS ने दिया है IS मार्क दिया है, एग मार्क दिया है। 2 मार्क भारतीय मानक ब्यूरो ने दिए हैं जो स्वैच्छिक श्रेणीकरण अंकन योजनाएं हैं। जो स्वैच्छिक BIS ने स्वैच्छिक मतलब स्वयं से क्या हो 2 ऐसे मार्क दिए हैं। पहला है IS मार्क, दूसरा है एग मार्क। इसने श्रेणीकरण का अंकन करके 2 ऐसे मार्क बनाए हैं। तो ये दोनों मार्क विशेष भोज्य पदार्थों पे देखने को मिलते हैं। तो पहला है संसाधित खाद्य पदार्थों के लिए ISI नाम से जानी जाती है। ऐसे भोज्य पदार्थ जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जो कैन फूड होते हैं, उसमें क्या होता है ISI मार्क देखने को मिलता है आपको, जो यह प्रमाणित करता है कि ये भोज्य पदार्थ स्वास्थ्य व सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा है और गुणवत्तापूर्ण है। और एग मार्क जो एग मार्क होता है वो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए अच्छा होता है। लेकिन एग मार्क कृषि उत्पादित भोज्य पदार्थों में देखने को मिलता है। ऐसे भोज्य पदार्थ जो कृषि से उत्पन्न हुए हैं, जिनका उत्पादन फसल के रूप में किया गया है, ऐसे भोज्य पदार्थों में एग मार्क मतलब होता है एग्रीकल्चर मार्क देखने को मिलता है। जैसे कि बेसन हो गया, दालें हो गई, और बेसन हो गया, दालें हो गई, चने हो गया, ये सारी चीज़ें जो फसल के रूप में उगाई जाती हैं, उसके बाद उनकी पैकेजिंग करके मार्केट में लाया जाता है। ऐसे भोज्य पदार्थों में एग मार्क एग्रीकल्चर मार्क देखने को मिलता है। तो ये सारे मार्क अभी हम लोग आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। पहले ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं उनको, इन सारे मार्क को हम लोग देखेंगे भी और जानेंगे भी कि क्या होते हैं और किस तरीके के दिखाई देते हैं। इसके अलावा कच्चे व संसाधित करने के लिए प्रमाणीकरण की स्वैच्छिक योजना है। खाद्य उद्योग को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों एवं नियमन का पालन करना चाहिए। जो भी खाद्य उद्योग, जो भी फैक्ट्रियाँ, जो भी कारखाने हैं, जो भोज्य पदार्थों को बनाने प्रोडक्शन का कार्य कर रहे हैं, उनको जो भी खाद्य नियमन व मानक बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, उन्हीं नियमन व मानकों के अनुसार भोज्य पदार्थों का प्रोडक्शन करना होता है। तो खाद्य गुणवत्ता के नियमन हेतु इन सभी नियमों का एकीकरण कर भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम FSSAI 2006 बनाया है और पारित कर दिया है। तो ऐसे मानक अलग अलग निर्धारित करने की बजाय खाद्य सरकार ने उनका क्या कर दिया, भारतीय सरकार ने उन सभी मानकों का एकीकरण करके एक ऐसी संस्थान बना दिया है जिसके अंदर वो सारे मानक क्या हैं, अधिस्थापित हैं। तो उन सभी मानकों का एक स्थापित रूप, एक बड़ा अधिनियम क्या कहलाता है, FSSAI। इसे हम लोगों ने पहले एक फुल फॉर्म वाली वीडियो में डिस्कस किया था। तो इसका पूरा नाम होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी एंड इंडिया, जो 2006 में बनाया था, और इसका हिंदी में है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो खाद्य उद्योग को सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन और नियमन करने के लिए खाद्य गुणवत्ता के नियमन हेतु इन सभी नियमों का एकीकरण कर इन सभी नियमों को एक जगह मिलाकर एक बड़ा स्टैंडर्ड और मानक तय करके बनाया गया है, जिसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम FSSAI यहाँ कहा जाता है, और ये 2006 में बनाया गया था। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके अगले के सारी जो इम्पोर्टेंट इस लेसन के टॉपिक हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई क्लास के साथ। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।